वी एवरीवन, मैं आप लोगों का सब्जेक्ट एक्सपर्ट दिग्विजय सिंह साहू बायोलॉजी के 5वें लेक्चर पे हम पहुंच गए हैं। तो इसी बायोलॉजी के 5वें लेक्चर में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। पहले पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? चौथे लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे नोमेनक्लेचर के। पार्ट 1 में हम पढ़ लिए थे प्री लिनियस प्रैक्टिसेस नोमेनक्लेचर की, और बहुत सारा नोमेनक्लेचर क्या है, प्री लिनियस प्रैक्टिसेस, बहुत सारे साइंटिस्ट का वर्क हम वहां पर पढ़ लिए थे। तो आज के हम वीडियो में क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर के पार्ट 2 है ये। तो लीनियर प्रैक्टिसेस एंड पोस्ट लीनियर प्रैक्टिसेस हम पढ़ेंगे। तो लीनियर प्रैक्टिसेस में हम बस बायनोमियल नोमेनक्लेचर को पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर प्रैक्टिसेस क्या है? चलिए आगे हम पढ़ते जा रहे हैं, मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो लीनियर प्रैक्टिसेस जो कि मिडिल माना जाता है। यहां इसके आगे हम पढ़े थे प्री लीनियस प्रैक्टिसेस, उसके नीचे हम पढ़ेंगे पोस्ट लीनियस प्रैक्टिसेस। तो ये क्या है? लीनियर प्रैक्टिसेस जो मिड पॉइंट है, जो कि साइंटिस्ट बोटानिस्ट स्वीडन बोटानिस्ट कैलस लिनियस का वर्क है, उसी को हम मिड पॉइंट लेके चलेंगे। तो ये लीनियस प्रैक्टिसेस जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है जिसको कैलस लिनियस ने दिया था, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। इसके आगे पोस्ट लीनियर प्रैक्टिसेस, इसके आगे प्री लीनियर प्रैक्टिसेस, इसके पीछे पोस्ट लीनियर प्रैक्टिसेस हम पढ़ेंगे। जो मिड पॉइंट है क्या है? लीनियर प्रैक्टिसेस। क्या हुआ था लीनियर प्रैक्टिस में? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो लीनियर प्रैक्टिसेस रेफर टू द classification system by student botanist Carolus Linnaeus known as the binomial nomenclature। जो नामकरण पद्धति, जो कि नेमिंग सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम कैलस लिनियस ने दिया था, वो क्या कहा जाता है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि मॉडर्न टेक्सोनोमी सिस्टमैटिक बायोलॉजी का फाउंडेशन वर्क है। फाउंडेशन वर्क, उसके ऊपर ही इतना सारा नेमिंग सिस्टम का घर बना हुआ है। ठीक है। और ये एक क्या करता है? ये एक स्टैंडर्डाइज नेम, कैटेगोराइज स्टैंडर्डाइज नेम, यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेबल नेम है उसको ये डिराइव करता है। Linnaeus work led to the foundation of modern taxonomy and systematic biology, providing a standardized way to organize category living organism based on the shared characteristic। Okay। एंड हम पिछले वाले वीडियो में ये जाने थे फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? कार्लस लिनियस। मॉडर्न टेक्सोनोमी कौन है? कार्लस लिनियस। ये स्वीडन बोटानिस्ट, जूलॉजिस्ट, टेक्सोनोमिस्ट, फिजिशियन थे। इन्होंने क्या दिया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये उनका डिटेल्स हम पढ़े थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूँ जो पिछले वीडियो में नहीं बताया था। कार्लस लिनियस का फुल नेम है क्या है? कार्ल निल्सन लिनियस, जो कि उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर से इंस्पायर होकर अपना नाम को क्या कर दिया था? बायनोमियल कर दिया था। क्या? कार्लस लिनियस कर दिया था। उनका डिटेल्स हम पढ़े थे, फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। और एक चीज बताने वाला हूं कि इनका जो टू बुक्स 1758 का जो इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे, 1758 एंड 1753 में 2 बुक्स उन्होंने दिया था, सिस्टेमा नेचुरे जोसेफ एंड स्पेसिस प्लांटेरा। इसमें प्लांट स्पेसिस प्लांटेरा मतलब इसमें क्या होगा? प्लांट मतलब प्लांट नेम उन्होंने इसमें दिए थे। एंड स्पेस सिस्टेमा नेचुरे में ऑब्वियसली इसमें प्लांट दिए हैं तो उसमें एनिमल देंगे। तो अभी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर मैं आप लोगों को रोज क्या बोलता हूं? हर रोज वीडियो में क्या बोलता हूं कि बच्चों, हम बायोलॉजी जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें बहुत सारा टर्म आप समझोगे। किसमें समझोगे? उसका जो नेम होता है उसको देख के। तो इसमें आप क्या समझ रहे हो? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो, मैं आपको समझाता हूं। बाइनोमियल, बाई मतलब टू, नोमियल मीन्स नेम एंड नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग सिस्टम। ये देखो यहां पर बाई है ना, ये बाई, ठीक है, और ये नोमियल, और ये क्या हो गया? नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाई मीन्स क्या हुआ? टू, नोमियंस मीन नेम एंड नोमेनक्लेचर मीन ए नेमिंग सिस्टम।
टू नेमिंग सिस्टम, और हम इसको अच्छे से बोले जाएंगे तो टू टर्म नेमिंग सिस्टम। ओके, देन टू टर्म में तो कुछ होगा ना, एक टू टर्म हो गया, टू नेम हो गया ना, बाइनोमियल नेम, टू टर्म नेम। तो टू टर्म क्या है? पहले टर्म में जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, पहले टर्म में क्या होता है? जीनस होता है, और दूसरे टर्म में क्या होता है? स्पेसिस होता है ऑर्गेनिज्म का। जो जीनस बताता है, स्पेसिस बताता है, इसमें हम बहुत सारे फैमिली कौन से हैं जीनस देख के हम जान सकते हैं। तो बहुत सारा साइंटिफिक चीज भी ये नेम डिनोट करता है, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन व्हिच नेम इज कंपोज्ड ऑफ टू टर्म्स, where first term indicate genus and second term indicate the species of the organism। genus and species को लेके जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर बना है, टू टर्म में एक टर्म जीनस, सेकंड टर्म स्पेसीज, टू टर्म बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज मेक ऑन जीनस एंड स्पेसीज नेम। ओके, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहीं से इनका आइडिया तो आया होगा ना कार्लस लिनियस को इसका। तो ये जो बोहेन का वर्क है, साइंटिस्ट बोहेन का वर्क है, उन्हीं के वर्क से इंस्पायर होकर इन्होंने जो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल को फॉर्मुलेट किए थे, जो कि स्पेसिस प्लांटेरा एंड सिस्टमा नेचुरे में उन्होंने लिखा था, नेम दिया था। उससे पहले नेमिंग सिस्टम में कुछ नाम नहीं था, उसी के बाद ही जो नेमिंग दिया गया है सब आज के दिनों में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किए थे अपने नेमिंग सिस्टम में? जीनस, स्पेसीज, जेनेरिक नेम, जीनस मतलब जेनेरिक नेम, स्पेसीज एपिथेलिएट मतलब स्पेसीज को यूज किए थे, ओरिजिन ऑफ जेनेरिक नेम। और ये ओरिजिन ऑफ जेनेरिक नेम कौन दिया था? साइंटिस्ट अहमदियागो इन्होंने दिया था। तो इसका रूल में क्या आता है? रूल हम पढ़ने वाले हैं, जीनस स्पेसीज इस दोनों को यूज किए थे। रूल हम देखेंगे तो रूल में क्या है? टू पार्ट, सब साइंटिफिक नेम आपको मैं बताया हूं किस में होगा, किस लैंग्वेज में होगा, लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज में क्यों होगा? लैटिन लैंग्वेज इज ए डेड लैंग्वेज इन ऑल ओवर वर्ल्ड एंड द meaning and the grammar is too easy, okay, and that can accessible for all over scientists, and the Latinized word is not from any country language, किसी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, किसी भी कल्चर में इसको नहीं लिया गया है। तो इसीलिए लैटिन को एक्सेप्ट कर दिया गया था। क्यों किया गया था? पहले वीडियो में आप लोगों को बताया हूं, लिंक दे दूंगा, पहले वीडियो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा तो आप जान जाओगे। तो ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ए टू पार्ट लैटिनाइज्ड नेम। लैटिन में टू पार्ट नेम होगा जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का है, लैटिन में होगा जीनस एंड स्पेसीज। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज जीनस, दैट जीनस, तो उसको लिखेंगे कैसे? व्हिच इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, द जीनस इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, every word not is capitalized, okay, the genus first letter is capitalized and rest of the letter is small, okay। हम जैसे अपना नाम लिखते हैं ना, मैं अपना नाम लिखता हूं दिग्विजय, पहले डी को कैपिटल करता हूं, बाकी सबको स्मॉल करता हूं। तो ऐसे इसी तरह आप जो जीनस होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी सब रनिंग में होगा, स्मॉल लेटर में होगा। द सेकेंड पार्ट स्पेसिस नेम, सेकेंड पार्ट क्या है? स्पेसिस नेम होगा, और ये पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में होगा, कैपिटलाइज नहीं होगा। पहले आप लोगों को बता दे रहा हूं, वन एंड ओनली जीनस फर्स्ट लेटर इज कैपिटलाइज एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स ऑफ द नेम इज स्मॉल, also including the species name, okay। the entire name is italic। कंप्यूटर में करेंगे, एक बटन लिए इटैलिक हो गया, क्लिक कर दे इटैलिक हो गया। हम बुक में लिखेंगे इटैलिक में लिखेंगे, लेकिन हाथ में कैसे लिखेंगे? हाथ में लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हाथ में क्या करना पड़ेगा? हाथ में इटैलिक लिख पाओगे आप लोग? नहीं लिख पाओगे। तो हैंड रिटन क्या होगा? हैंड रिटन के नीचे अंडरलाइन किया जाता है, ये उसका रूल है। और ये जो नेम सिस्टम है पूरा वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेबल है, ये सारे रूल वर्ल्ड वाइड मानते हैं। So the names are used universally, allowing the scientists worldwide to communicate effectively about the species of organism. Okay, तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं, आप लोग एक एग्जाम्पल लेके समझिए। क्या है एग्जाम्पल? छोड़िए इसको, हम
ये क्लिक टेक्स्ट, इसको आप ये कर दीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा अभी, होमो सेपियंस। चलिए थोड़ा टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया था, हार्ड टच हो गया था, होमो सेपियंस, ओके। होमो सेपियंस इसमें क्या है, होमो, अब नाम लिखे तो लैटिन में तो नहीं लिखे हैं ना, लैटिन नहीं किए हैं, लैटिन में हम नहीं लिख सकते, तो इसके नीचे क्या करेंगे, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन हो गया। अब देखिए मैं ये क्या क्या हूं, होमोसेपियंस, ये देखिए ये हो गया हमारा कैपिटल में लिखा हूं, कैपिटल, और ये क्या है, ये सब के सब स्मॉल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, होमोसेपियंस, एच कैपिटल है, एस स्मॉल है, स्पेसिस का सबके नीचे अंडरलाइन है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल में चलेंगे, दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, चलिए रोज, आप लोग लेते हैं ना गुलाब, रोज, हम रोज को लेंगे, ठीक है, हम लेंगे किसको, रोज। तो इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम है रोजा इंडिका, रोजा, ये एक ही लाइन में होगा, इंडिका। तो इसमें आपको मैं अंडरलाइन करूंगा, ये आर हो गया कैपिटल, ठीक है, ये आई हो गया स्मॉल, ये हो गया कैपिटल, ये हो गया स्मॉल, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, हैंड में लिखें तो अंडरलाइन करेंगे, रोजा इंडिका, अंडरलाइन कर दिए, ये हो गया सही लिखने का तरीका। तो आगे चलते हैं, आगे आगे बढ़ते चलेंगे पोस्ट लिनियस प्रैक्टिसेस में। तो पोस्ट लिनियस प्रैक्टिसेस आर मॉडर्न टेक्सोनोमिक मेथड डेवलप आफ्टर द कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस के बाद जो नेमिंग सिस्टम दिए थे उसको में चेंजेस हुआ था, वो है पोस्ट लिनियस प्रैक्टिसेस। बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे कॉन्फ्रेंस बैठ के ये पोस्ट लिनियस प्रैक्टिसेस टाइमिंग का हुआ था, जो कि कार्लस लिनियस के बाद चेंजेस हुआ था, जो नेमिंग सिस्टम में वो है पोस्ट लिनियस प्रैक्टिसेस। Postlinear practices are modern taxonomic method developed after the Carless Linnaeus. They integrate new specific scientific discovery and technology, including the molecular technology and polygenetic analysis for species identification and understanding the evolutionary relationship. तो बहुत सारे नया टेक्निक जो आया है, नया टेक्निक, मोलिकुलर टेक्निक, पॉलीजेनेटिक एनालिसिस और जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देख के थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है नेमिंग के लिए। दिस अप्रोचेस एम्फसाइजेस ए डिग्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय incorporating ecology and evolutionary principle into the classification system, ठीक है। तो इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस IBC, ये पोस्ट लिनियस प्रैक्टिसेस में इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, जो कि सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के साइंटिस्ट मिलके इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस किए थे, जो कि ICBN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर ICBN को इन्होंने सब इसका रूल्स रेगुलेशन इसको इन्होंने बैठाया था। अभी के दिनों में जो आइस इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस है, वो एक स्टेबलाइज कमिटी है, जो कि हर 6 साल में एक बार बैठा है। पहले कभी बैठता था, बहुत लोगों के बीच में मन मुटावड़ा था, कोई मिलते जुलते साइंटिस्ट आर अपने ही ख्यालों में अपने ही रूल को मानते थे, उनके बीच में बहुत सारा ग्रुपिज्म हो गया था, तो उसी को लेके बहुत सारे डिफिकल्ट हो गया था। कभी 5 साल में बैठा है, कभी 6 साल में बैठा है, कभी 8 साल में बैठा है, कभी 10 साल में बैठा है। तो अभी के दिनों में जो है वो
स्टेबलाइज हो गया, सब मिलजुल के अब एक ही कमिटी बैठाते हैं और वो 6 साल में एक बार इसका कॉन्फ्रेंस होता है इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस का। और अगले अगले दिनों में क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, काम रहेगा उसका, यहाँ पर 6 साल में एक बार डिस्कशन होता है। तो ये इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस क्या है? इट सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर साइंटिस्ट, रिसर्चर, एजुकेटर एंड enthusiasts from around the world के सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर, एजुकेटर यहाँ पर आते हैं टू कम टुगेदर टू डिस्कस द एडवांस इन बोटानिकल रिसर्च, टेक्सोनोमी, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड रिलेटेड फील्ड। नोमेनक्लेचर, बायोडाइवर्सिटी, बोटानिकल नेम, टेक्सोनोमी, बायोडाइवर्सिटी, ये सब क्या एडवांस में क्या इंप्रूवमेंट होगा उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। ड्यूरिंग द कांग्रेस पार्टिसिपेंट प्रेजेंट देयर लेटेस्ट रिसर्च वर्क, exchange idea, collaborate on various projects aimed at advance in the understanding the appreciation of plant and their importance to the planets of ecosystem। हाँ, उसी रिसर्च टाइमिंग में नोमेनक्लेचर के लिए टाइमिंग होता है, एक सेशन होता है, और रिसर्च के लिए एक सेशन होता है। तो उनके नया फाइंडिंग को वहां पर देते हैं, उनका नया आइडिया वहां पर प्रेजेंट करते हैं आज के दिनों में, और सबको मिला के आगे एडवांस सबसे अच्छा नेमिंग कैसे होगा, एडवांस क्या होगा, सब बैठ के वहां पर फाइनल करते हैं। द आईबीसी प्ले क्रूशियल रोल इन द प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड फॉरेस्टिंग इन्वॉल्विंग द फील्ड। इंटरनेशनल एक ही रूल कैसे होगा, एक ही नाम कैसे होगा, और सबके सबके अपने में कोऑपरेशन कैसे होगा, इसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल था। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर जो कि 1867 में हुआ था, जो कि पेरिस कोड कहा जाता है। ये पहले 1867 में ये पहले हुआ था। इसके बाद और एक हुआ था, उसको भी पहले माना जाता है, वो भी पेरिस में हुआ था। यह 1867 में क्या हुआ था, पेरिस कोड, जो पेरिस कोड कहते हैं, इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस का पहला जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बैठा था, जो कि पेरिस में हुआ था, इसीलिए पेरिस को कोड कहा जाता है। और इसको डी कैंडोले रूल्स, यहाँ पर जो रूल्स बना था उसको डी कैंडोले रूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि उन दिनों बहुत फेमस साइंटिस्ट बोटानिस्ट थे, कौन, एपी डी कैंडोले, और ये अपना रूल वहां पर कैलस लिनियस के हिसाब से अपना रूल लेके आए थे और अपना रूल दिए थे। तो ये डी कैंडोले रूल भी कहा जाता है, जो इन्होंने अपना रूल दिया था ऑन बेसिक ऑफ कैलस लिनियस के ऊपर ही, उनका वार्क के ऊपर ही, उनको वार्क को ही फेम आउट करके इन्होंने वार्क बनाया था। तो एपी डी कैंडोले वहां पर उसका सब रूल्स देखे थे, और उसी दिनों का वो फेमस बोटानिस्ट थे, तो उनके ऊपर ही डी कैंडोले रूल बोला जाता है, और डी कैंडोले ने इसका सारा रूल्स बनाया था। रूल्स ऑफ प्रायोरिटी जो है फंडामेंटल किए थे ये कॉन्फ्रेंस में नोमेनक्लेचर के लिए। रूल्स उनका भी जो रूल्स बेस्ड था, लीनियस वार्क को उन्होंने वहां पर डिस्कशन किया था, उसके ऊपर इन्होंने रूल बेस किए थे, और रूल को इन्होंने उनके ऊपर ही दिया था। तो बहुत सारा वार्क उसी टाइम हुआ था, ठीक है। तो एपी डी कैंडोले ने दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका ड्रॉबैक्स जो रहा, इसका जो प्रॉब्लम था ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तभी किसी को पता नहीं चल रहा था तभी टाइम तक। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो यूरोपियन साइंटिस्ट और जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इनके ऊपर जो डिस्कशन हुआ, वो दोनों अपने में अलग अलग हो गए और 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। तो ये जो डिस्कशन था यहाँ पर पहले ही भी कॉन्फ्रेंस में 2 अलग ग्रुप हो गए, यूरोपियन साइंटिस्ट अलग हो गए, अमेरिकन साइंटिस्ट अलग हो गए। तो उसके बाद जो है एक रॉयल बोटानिकल गार्डन जो है, उसने एक पब्लिकेशन किया था, इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स क्यूनेंसिस। जो इंडेक्स क्यूनेंसिस जो है, जो पब्लिकेशन किया था क्या नेमिंग के लिए, जो रॉयल बोटानिकल गार्डन इसको मेंटेन किया था। इसमें क्या है, एम टू रजिस्टर ऑल बोटानिकल नेम फॉर द सीड प्लांट एट द रैंक ऑफ स्पेसीज एंड जेनेरा। स्पेसीज एंड जेनेरा को लेके उसने सारे जो सीड
जो सीड वाले प्लांट होते हैं, जो सीड प्लांट्स का उन्होंने नाम को उसने रैंक को उसने स्पेसीज ऑफ जेनेरा के हिसाब से उसने उसको नेम को वहां पर रिटर्न किया था। और इस इट लेटर केम टू इंक्लूड द नेम ऑफ टेक्सोनोमी फैमिली एंड रैंक बिलो द स्पेसीज। टेक्सोनोमी फैमिली भी उसमें ऐड किया था और इसको इसमें जेनेरिक रिडक्शन भी कर दिया इसने, ठीक है। तो द ओरिजिनल 2 वॉल्यूम ऑफ इंडेक्स sequences contain nearly 4 lakhs name, and some additional 6,000 name are added annually, and hard copy supplements are published at 5 years interval. The most recent supplements were 2020, which were published in 1996. Okay, तो ये जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन के द्वारा जो पब्लिकेशन है इंडेक्स क्वेंसिस, इसमें जो जो 2 वॉल्यूम उसने ये किया था उसमें अप्रोक्सीमेटली नाउ डेट इज बहुत हो गया, 4 लाख से ज्यादा हो गया होगा इसमें। उसी टाइम 4 लाख का नेम उसने प्रोवाइड किया था और एवरी ईयर उसके बाद से उसने जो पब्लिकेशन किया उसके बाद से हर साल 6,000 न्यू नेम उसमें एडेड होते गए। और ये जो अपना हार्ड कॉपी पब्लिश करता था, हर 5 साल में एक बार इसका हार्ड कॉपी पब्लिश होता था। जो लेटेस्ट जो 20 पब्लिकेशन है 1996 में ये पब्लिश किया था, उसके बाद आज तक उसने पब्लिश नहीं किया है। तो इसमें जो जेनेरिक रैम का रिडक्शन कर दिया था, जो जीनस नेम का रिडक्शन कर दिया था, और उसमें करेक्ट नेम नहीं था, रिडक्शन ऑफ नो करेक्ट नेम कैन बी आइडेंटिफाइड। जेनेरिक का करेक्शन, जेनेरिक का रिडक्शन किया था और उसका करेक्ट नेम भी उसमें आइडेंटिफाई नहीं किया था, तो उसको भी ये माना नहीं गया था उसी टाइम। तो उसके बाद जो अमेरिकन साइंटिस्ट पेरिस कोड जो हुआ था पेरिस 1876, इसको नहीं मान के वो अमेरिकन साइंटिस्ट अलग हो गए थे और उसने उसको अलग होके एक कॉन्फ्रेंस किए थे, इंडिया बोटेनिकल कांग्रेस। उन्होंने भी इसका अलग सा पार्ट का जो कॉन्फ्रेंस किया था वो है रोस्टर कोड 1892। तो इसमें ये उन्होंने जो अमेरिकन बोटनिस्ट थे पेरिस कोड को नहीं माने, उसमें उन्होंने वहां पर जो रूल बना था उसमें वो लोग सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने एक सेपरेट रूल बनाया जिसको कि रोस्टर कोड 1892 कहा जाता है। द अमेरिकन बोटेनिस्ट आर not satisfied with the Paris code and they adopt a separate code that is Rochester code 1892. The Rochester code also known as the Rochester rule, कोड है जो उसमें रूल भी बनाते हैं ना हम लोग, तो उसको रूल भी बोल दिए गए उस टाइम। established in the International Botanical Congress held in the Rochester, New York in August 1892। 1892 में हुआ था और रोचेस्टर न्यूयॉर्क हुआ था, इसीलिए इसका नाम हो गया रोचेस्टर कोड 1892। और यहाँ पर क्या हुआ था, ये लोग क्या किए, उस पेरिस वाले रूल को ले लिए, उसको मॉडिफाई कर लिए और अपना रूल उन्होंने मान लिया अमेरिकन साइंटिस्ट ने। यूरोप वाले पेरिस में जो हुआ था उसको कौन माने, उसको यूरोप साइंटिस्ट माने और इसको अमेरिकन साइंटिस्ट माने। to introduce the concept of type and species designated to be based upon the herbarium specimen for binomial। इसमें क्या कि जो नेम है स्पेसीज, नेम स्पेसीज हर्बेरियम में कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देंगे और हर्बेरियम में स्पेसिमेन को लगाएंगे और उसका स्पेसिस एंड डिस्क्रिप्शन देंगे। स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ प्रायोरिटी इवन इन द नेम ऑफ टोटोनिम। टोटोनिम को के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल ये करा जाएगा। फास्ट वैलिड नेम को ही इन्होंने जो फास्ट पब्लिश नेम है उसको ही कंसीडर करेंगे और उसके बाद जो है वो सिनोनिम माना जाएगा, रिक्लासिफिकेशन करा जाएगा। लेकिन साइंटिफिक नेम क्या होगा, जिसने भी जो भी नाम फास्ट पब्लिश किया होगा उसको ही एक्सेप्ट करेंगे, इन लोगों का था। तो पोस्ट लीनियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर बोटेनिकल कांग्रेस ने, जो फास्ट बोटेनिकल कांग्रेस माना जाता है, अमेरिकन साइंटिस्ट एंड यूरोपियन साइंटिस्ट मिलके जो किए वो हो गया फास्ट साइंटिस्ट। एंड इसको यहाँ पर पेरिस में यूरोपियन साइंटिस्ट ने बुला के उनको समझा के फास्ट इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस पेरिस में 19,000 में कर दिया गया। अभी ये 6 साल में एक बार स्टेबलाइज होके होता है और इन्होंने एग्री दैट स्पेशल सेशन ऑन, यहाँ पर क्या हुआ, ये 1905 में एक नोमेनक्लेचर के स्पेशल सेशन करने के लिए, सेकंड सेशन करने के लिए वियतनाम में करेंगे, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर
एक रूल पास किया और 1905 में इसका स्पेशल सेशन सेकंड सेशन किए थे, जो इन आईबीसी का जो सेकंड सेशन हुआ था वियना में हुआ था, 1905 में हुआ था, और जो कि 1906 में पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर भी कुछ ड्रॉबैक हुआ था, अमेरिकन साइंटिस्ट आए थे, मिले थे, लेकिन यहाँ पर भी उन लोगों ने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। कांग्रेस डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द डिटेल प्रपोजल ऑफ द यूएस डेलीगेशन लेड बाय NL Britton involving the introduction of the type method as opposed to the circumstance method led to a separate Britannian code, the American code 1907। वो 5 में क्या हुआ था, 1905 वाले में यहाँ पे सेपरेट हो गए थे फिर, और अमेरिकन कोड बनाए दिए थे। तो 1905 पेरिस कोड को रिप्लेस कर दिया गया वियना कोड में। वियना में हुआ था इसीलिए इसको वियना कोड माना गया, और वियना कोड में पेरिस कोड को रिप्लेस किया गया और एस्टैब्लिश स्पेसिस प्लांटेरा ऑफ लिनियस 1753 एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्लांट नोमेनक्लेचर। प्लांट नोमेनक्लेचर को उसको स्टार्टिंग पॉइंट माने किसको, जो कैलस लिनियस का प्लांटेरा था उसको भी यहाँ पर माने। और ये लोग क्या के टोटोनिम्स जो नाम होता है, नाजा नाजा, गोरिल्ला गोरिल्ला, ये टोटोनिम को यहाँ पर प्लांट में एक्सेप्ट नहीं किए, जहां की अमेरिकन साइंटिस्ट अमेरिकन कोड में इसको एक्सेप्ट किए। वहां पर फास्ट पब्लिश किया होगा और टोटोनिम भी होगा, उसको वहां पर वो लोग एक्सेप्ट करते थे। तो यहाँ 1905 में क्या किया गया, नया चीज क्या आया, लाटिन डायग्नोसिस जो होता है उसको एसेंशियल कर दिया गया एवरी टेक्सा के लिए। उसका लाटिन डायग्नोसिस मतलब लाटिन में उसका फ्लावर कैसा है, उसका सीड कैसा है, उसका लिप कैसा है, उसका डायग्नोसिस इन्होंने किए थे, उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया गया था। नोमिया जेनेरिक कंजर्वेंडा अप्रूव फॉर द जेनेरिक कंजर्वेशन नेम। रूल ऑफ प्रायोरिटी वाज फंडामेंटल, रूल जो था ना वो सब नोमेनक्लेचर के लिए उसको फंडामेंटल कर दिया गया था सबके लिए। तो देखते हैं अमेरिकन साइंटिस्ट जो 1905 में अलग हो गए, उनका क्या एजेंडा रहा होगा। ये लोग फिर क्या किए, ये लोग did not accept the list of conserved name and requirement of Latin diagnosis। लाटिन डायग्नोसिस को भी नहीं माने, और जो लिस्ट ऑफ कंजर्वा था उसको भी ये लोग नहीं माने। तो क्या है नोमिया जेनेरिया कंजर्वेंडा, क्या है, ये क्या है, ए प्रिंसिपल इन द इंटरनेशनल रूल फॉर जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम देने के लिए एक प्रिंसिपल यहाँ पर बनाया गया था, जो कि कहा जाता है नोमिया जेनेरिक कंजर्वेंडा। ओके, लिस्ट ऑफ कंजर्व ये है, उसको अमेरिकन साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं किए। अमेरिका कोड 907 नॉट एक्सेप्टेड द लिस्ट ऑफ कंजर्वा नेम। टाइप मेथड वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसने टाइप मेथड को इन्होंने ही उनका कैरेक्टरिस्टिक्स माना था, लाटिन डायग्नोसिस को नहीं माना था। इसीलिए इनका जो अमेरिका में हुआ था 1907 में, इसको अमेरिका कोड बोला गया था। इसका ड्रॉबैक क्या गया, लाटिन नेम इन्होंने नहीं यूज किया, इसको यूनिवर्सली किसी ने अमेरिकन साइंटिस्ट को छोड़ के किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये हो गया इसका ड्रॉबैक्स। उसके बाद क्या हुआ था, ब्रुसेल कांग्रेस, इसमें एडिशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ वियना कोड, ये पेरिस वाले साइंटिस्ट यहाँ पर 1910 में किए थे, 5 साल में एक बार कर रहे थे उसी टाइम, तो इन्होंने किए थे उसको। अब कैम्ब्रिज 1930 में हम जो फिर उसका कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें क्या हुआ, ये कैम्ब्रिज में हुआ, तो ये हो गया कैम्ब्रिज कोड 1930। तो इसमें टाइप मेथड इनकॉर्पोरेट हुआ, लाटिन रिक्वायरमेंट डिफरेंट, मतलब अमेरिका वाले तो नहीं माने, तो लाटिन रिक्वायरमेंट तभी तक डिले हो गया 1932 से, 1905 में हुआ था, उसी से 1932 तक ये डिले हो गया लाटिन डायग्नोसिस। तो एब्सोल्युटली होमोनिमी रूल एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पर होमोनिम रूल एक्सेप्ट हुआ। वन ए लेटर होमोनिम ऑलवेज एलिगेंस unless convert which alter the status of many name including many had previous been conjured। एक नेम को माना गया और उसका जो सिनोनिम्स होमोनिम्स था उसको भी माना गया। तो ये यहाँ पर बहुत सारा चीज आता जाता रहा था। तो कैम्ब्रिज कोड जो हुआ इसको 1935 तक पब्लिश नहीं किया गया, बहुत किसी कारण, उस कारण को देखना पड़ेगा, मेरे को भी याद नहीं है। दिस कोड वाज एक्सेप्टेबल बाय प्रीवियस प्रोपोनेंट ऑफ द अमेरिकन कोड एंडिंग ए पीरियड ऑफ स्कीम। यहाँ पर जो अमेरिकन साइंटिस्ट और
यूरोपियन साइंटिस्ट के बीच में अलग हो रहे थे, कैम्ब्रिज कोड में दोनों मिल गए। उन लोगों का कुछ बात यूरोपियन साइंटिस्ट मान लिए, यूरोपियन साइंटिस्ट का कुछ बात ये लोग मान गए, लैटिन डायग्नोसिस अमेरिकन साइंटिस्ट एक्सेप्ट कर लिए, होमोनिम्स को यूरोपियन साइंटिस्ट एक्सेप्ट कर लिए और दोनों यहाँ पर मिल गए, और जो कि अमेरिकन कोड और यूरोपियन साइंटिस्ट के एक कोड बनता था वो अलग अलग नहीं होके अब एक साथ यहाँ पर जुट गया। तो कैम्ब्रिज कोड में जो हुआ बहुत अहम टाइम था, जो कि हमारे आज के दिनों में नोमेनक्लेचर के साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत ही अच्छा टाइम निकला। यहाँ पर दोनों ने अपना हाथ मिला लिया और दोनों मिल के अगले के दिनों में कॉन्फ्रेंस किए हैं और मिल के रूल्स बनाए हैं। तो यहाँ पर जो 1953 में जो कॉन्फ्रेंस बैठा, यहाँ पर क्या किया गया, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया। उससे पहले फ्रांस ऑफिशियल लैंग्वेज था वहां पर, उसको हटा के इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया। वहां पर टॉकिंग सब इंग्लिश में हुआ। इसमें फरमान को कुछ पब्लिश नहीं किया गया, इसमें बस नॉर्मल डिस्कशन किया गया था। उसके बाद 1950 में स्टॉकहोम में कांग्रेस ने एवरी 5 साल में एक कॉन्फ्रेंस करने का फिक्स कर लिया, एक्सेप्ट फॉर ईयर ऑफ द वन। ओके, एडॉप्शन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। यहाँ पर कल्टीवेटेड प्लांट का नोमेनक्लेचर करने के लिए पहला कोड दिया। इसी कोड में क्या किया गया, जो कल्टीवेटेड प्लांट होगा उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा उसका रूल यहाँ पर पहले कोड में उसका रूल फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाया गया। arbitrary date decline for some fundamental work decision to the future। फ्यूचर के लिए बहुत सारे फंडामेंटल डिसीजन यहाँ पर लिया गया था। फिर आ गया, फिर 1954 में 5 साल बाद पेरिस में फिर इसका कॉन्फ्रेंस हुआ। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू फाइंड वे टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ नेम, कैसे कि साइंटिफिक नेम का स्टेबिलिटी आएगा, इसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारे डिस्कस किया गया था। और यहाँ पर 2 एडिशनल प्रिंसिपल ऐड कर दिया गया स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, जो कि प्रायोरिटी होगा। वो 2 रूल यहाँ पर प्रपोज किया गया। proposal to conserve or reject a specific name were rejected, but a committee was established to find way to improve the stability of name। स्पेसिफिक नेम को रिजेक्ट करने के लिए और स्टेबिलिटी ऑफ नेम लाने के लिए यहाँ पर एक कमिटी भी बन गया था। मोनेट्रल 1959, फिर 5 साल बाद बना ये कॉन्फ्रेंस, एडेप्टेशन ऑफ ए कंप्लीट रिवर्क लिस्ट ऑफ कंजर्व्ड एंड रिजेक्ट नेम। यहाँ पर कंप्लीटली उसको रिवर्क कर उसके ऊपर रिवर्क करके ये रूल को पास कर दिया गया। necessitated by changes made at the 1930 Congress। okay, नेसेसरी चेंज, यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस, जो नेसेसरी थिंग था उसको चेंज कर दिए। डिसीजन दैट रूल ऑफ प्रायोरिटी डू नॉट अप्लाई अबव द रैंक ऑफ फैमिली। रूल ऑफ प्रायोरिटी फैमिली के ऊपर यहाँ पर डिसीजन लिया गया कि रूल ऑफ प्रायोरिटी फैमिली के ऊपर नहीं दिया जाएगा, जो कि जीनस और स्पेसिस पे ही रूल ऑफ प्रायोरिटी यहाँ पर लगेगा, इसके ऊपर हो गया। उसके बाद 1964 में एडबर्ग में हुआ कोड, इसमें भी मेजर चेंजेस नहीं हुआ था। और यहाँ पर 1969 पे भी कॉन्फ्रेंस हुआ था, एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बायोलॉजिस्ट, वो यहाँ पर हुआ था। उसके बाद हर 5 साल में ये होता रहा। अभी के दिनों में ये क्या कर दिए गए हैं, वे हर 6 साल में कर दिए गए हैं 2011 से। तो 2011 में 1970 से 2011 के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए, मेजर नहीं चेंजेस हुआ था। और 2011 में क्या हुआ, मेलबोर्न, क्रिकेट खेलते हो ना, मेलबोर्न क्रिकेट बहुत सारे मैच मेलबोर्न में होता है, क्रिकेट स्टेडियम के लिए मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का फेमस है। जो ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न में 2011 में इनका 18 बोटानिकल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था मेलबोर्न में, तो इसीलिए इसको मेलबोर्न कोड 2011 कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बहुत सारे मेजर चेंजेस हुआ था। जो इंटरनेशनल ICBN था, वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर जो था, उसको बोटानिकल, उसका नाम चेंज कर दिया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नोमेनक्लेचर कर दिए, बोटानी को हटा दी। ये था वहां पर मेजर चेंजेस। और जो लैटिन डायग्नोसिस एक्सेप्ट कर दिया गया था, जो लैटिन डायग्नोसिस होता था उसको हटा के 1 जनवरी 2012 से
अभी 2011 में हो रहा है तो एक टाइम रहेगा ना उसको चलाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 2012 से लैटिन डायग्नोसिस के साथ-साथ इंग्लिश डायग्नोसिस को भी अलाउ कर दिए थे। और जो उससे 2011 से पहले क्या होता था ना, जो नया स्पेसीज कहाँ पर भी निकलता था उसका हर्बेरियम बनाते थे, उसका डायग्नोसिस करते थे और उसको कहीं पर पब्लिकेशन में पब्लिश करते थे, तो उसका एक हार्ड कॉपी आता था। तो उसी हार्ड कॉपी को लेके उसको क्या करना पड़ता है, देखिए ये मैं पब्लिश किया हूँ, आपके यूनिवर्सिटी में रख लीजिए बोल के उसका जो हार्ड कॉपी रहता था उसको सारे यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में उसको भेजना पड़ता था। तब के टाइम में तो बहुत सारे जगह रहेंगे ना, बहुत सारे जगह रहेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होता था। तो उसके लिए क्या करती है, टेक्स्ट प्रिंटेड इन पीडीएफ वर्जन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आल्सो अलाउ। मतलब कि यहाँ पर किसी भी जर्नलिज्म में आप उसको पब्लिश करोगे और उसका जो आएगा उसको आप सारे जगह पे मेल करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है उसका ईमेल करोगे, वो पीडीएफ वर्जन को उसको अलाउ कर दिया गया। पहले मैं उसको पब्लिश करोगे किसी भी जर्नल में और उसको लाओगे, उसको फिर सब जगह भेजोगे, बहुत दिक्कत होता था, बहुत लोग इसके नॉलेज नहीं ले पाते थे। तो 2011 जो मेलबोर्न है यहाँ पर मेजर चेंजेस हुआ था, क्या था, इंडियन काउंसिल ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर जो नाम चेंज करके इंडियन काउंसिल ऑफ नोमेनक्लेचर का, सॉरी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर चेंज होके इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नोमेनक्लेचर हो गया। जो आईसीबीएन था वो चेंज होके आईसीएन हो गया। 1 जनवरी 2012 से क्या हुआ, लैटिन के साथ इंग्लिश डायग्नोसिस को भी अलाउ कर दिया गया और जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पीडीएफ प्रिंटेड फॉर्म जो वर्जन था उसको भी अलाउ कर दिया गया। उसके बाद 19 वाला कहां हुआ, शैज़ेन कोड ऑफ 2017, शैज़ेन कोड ये चाइना में हुआ था, शैज़ेन कोड चाइना के शैज़ेन में हुआ था। तो ये शैज़ेन कोड 2017 में हुआ था 19 बोटानिकल कांग्रेस का। और ये जो वहां पर जो भी वहां पर डिस्कशन हुआ था वो 26 जून 2018 को पब्लिश किया गया था। और यहाँ पर जो मेजर थिंग क्या है कि यहाँ पर एक फ्रेमवर्क स्टार्ट किया कर दिए गए, अलगी एंड प्लांट नेम को फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया। और जो माइकोलॉजिस्ट थे उनको पहले, इससे पहले 2017 से पहले नेमिंग के लिए उनका गवर्नेंस नहीं था। तो यहाँ पर जो आईसीएन और माइकोलॉजिस्ट के साथ गवर्नेंस शेयर किए कि बोटानिस्ट भी इसका नाम फंगी का नेम करेंगे और माइकोलॉजिस्ट भी फंगी का नेम करेंगे, नेमिंग कर सकते हैं। इसका गवर्नेंस दोनों मिलके यहाँ पर उनका गवर्नेंस उनको शेयर कर दिया गया। और उसके बाद 20 बोटानिकल कांग्रेस का जो नेक्स्ट होने वाला था वो था होने वाला था 2023 ब्राजील में होने वाला था बोटानिकल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस। वो कि कोविड-19 के वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया, जो कि यहाँ पर इस बार 7 साल में होने वाला है, अगले दिनों में होने वाला है, ठीक है, मरीच में होने वाला है जुलाई 2024 में। आप लोग उसी टाइम इसको देखिएगा क्या होता है, आप लोग इसके कॉन्फ्रेंस का डिटेल्स निकालिएगा। आप लोग को बहुत जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर जा भी सकते हैं अटेंड करने। तो ये इंडियन बोटानिकल कांग्रेस का 20 कॉन्फ्रेंस जो कि ब्राजील में होने वाला था वो कैंसिल होके मैड्रिड में हो रहा है 2024 में, जो कि स्पेन में। मैड्रिड कहाँ पर है, स्पेन में है। अगर यहाँ पर कुछ मेजर चेंज हुआ तो ये क्या होगा, मैड्रिड कोर 2024 नाम पे ये माना नोमेनक्लेचर होगा। और यहाँ पर 2 सेशन अलग-अलग होने वाला है। 20 बोटानिकल कांग्रेस का जो है 2 सेशन अलग-अलग होने वाला है, जुलाई 15 से 19 2024, जो कि नोमेनक्लेचर सेक्शन होगा, और जुलाई 11 टू 2024 कांग्रेस का जो कि रिसर्चर का सेशन होता है वो वहां पर बैठने वाला है। तो इतना ही था हमारा नोमेनक्लेचर प्री 2023-24 में हम लोग वहां से पढ़ लिए 1705 से प्री लीनियंस प्रैक्टिसेस से पोस्ट लीनियंट प्रैक्टिसेस तक। ये सब आप लोगों का बहुत सारे एग्जाम में एमसीक्यू देता है, आप लोग को ध्यान कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देता है। और ये आपका जो है ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन भी
आ जाता है कि कौन सा कॉन्फ्रेंस कहाँ पर बैठा था बोटानिकल कांग्रेस का। ठीक है, थैंक यू। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स के लिए जुड़ जाइए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए। और बायो बी ऑफिशियल देखिएगा, बायो बी ऑफिशियल। बहुत लोग बायो बी चैनल आने के बाद बायो बी का टेलीग्राम में बहुत लोग बना चुके हैं, लेकिन आप लोग बायो बी ऑफिशियल देखेंगे, उसमें मैं हूँगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट। आप लोगों को मेरा नाम होगा उसमें एक, उसमें आप मेरे को पर्सनली टेक्स्ट भी कर सकते हैं जो भी चीज हुआ, और वहां पर ग्रुप चैट में भी आप डाल सकते हैं। मेरे टीम आप लोगों को पर्सनली 1 to 1 आपको जो डाउट्स है उसको क्लियर करने में आप लोगों को हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में बायनोमियल नोमेनक्लेचर, वन एंड ओनली बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स पूरा वहां पर आपको बताऊंगा, कैसे लिखेंगे, क्या रूल है, और साइंटिफिक नेम कैसे वहां पर डाला जाता है। चलिए, आप लोग इतने टाइम पढ़े, इसको रिवाइज कीजिए, ये वीडियो को पॉज कर करके हर जगह जहां पर देखिए थोड़ा थोड़ा कहां पर क्या हुआ था, मेजर चेंजेस कहां हुआ था। आप लोगों को ये वीडियो बहुत काम आएगा। धन्यवाद। बहुत लोगों को ये वीडियो, जिन लोगों को चाहिए, जो लोग स्टूडेंट हैं, उनको शेयर जरूर कीजिएगा, मत भूलिएगा शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।